चलिए, इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। डिस्कस करना है हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों और रिपोर्ट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद समझने के बाद हम लोगों ने फैक्टर्स जानने की कोशिश की, फैक्टर्स अफेक्टिंग जो इकोनॉमिक ग्रोथ है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया, पूंजी निर्माण किस तरह से अवरुद्ध करता है, इसके अलावा कृषि का विक्रय, जो आपका विक्रय अधिशेष होता है वो किस प्रकार से होते हो, औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि दर किस प्रकार से है, अर्थव्यवस्था में आपका सेवा क्षेत्र की जो भूमिका है वो किस तरह से बढ़ रही है, घट रही है। उसके बाद अब हम लोगों को डिस्कस करना है कुछ सूचकांकों के बारे में, इंडेक्सेस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में डिस्कस कर ही लिया था कि आपका अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा ये आपका रिलीज की जाती है, जो आपका वैश्विक भूख सूचकांक है। तो अब उन सारे जितने भी बनते हैं सूचकांक, उनको कौन बनाता है, किस जगह से आपका बनाए जाते हैं, या फिर आपका जो भी चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण होंगी, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सामाजिक प्रगति सूचकांक के बारे में। इसको बोलते हैं सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। जहां पे लिखाया जाएगा सिर्फ उतना ही लिखिएगा, बाकी आपको सिर्फ सुनना है। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में हम लोग बात करें, सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव जो है उसके द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक जो है वो प्रकाशित किया जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट हो, तो लेकिन ये है कि नॉर्मल आपको जानना ज़रूरी होता है किसके द्वारा बनाया जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है। बात करेंगे मानव विकास के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। तो मानव विकास के में आपका सभी जो मानवीय विकल्प हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों का विस्तार जाता है। मानव विकास लोगों के विकल्पों में विस्तार के साथ साथ प्राप्त होने वाले जो कल्याण है उनके स्तर को भी ऊंचा करने की कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया सी बोल सकते हैं। आज के युग में मानव विकास की संकल्पना जो है मानव को कई दशक के अंतराल के बाद पुनः केंद्रीय मंच पर प्रतिस्थापित करती है। अब आर्थिक विकास के बारे में अगर इसी में बात कर लिया जाए तो आर्थिक विकास की जो संपूर्ण प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य जो है वो मानव की स्थितियों में कहीं ना कहीं सुधार करना ही है। तो मानव विकास जो है ऊंची उत्पादकता का एक साधन है, अच्छी तरह से पोषित, स्वस्थ, शिक्षित, कुशल और आपका जो महत्वपूर्ण जो उत्पादक परिसंपत्तियां हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड आती हैं। तो मानव विकास तथा जो गरीबी है उसमें कमी के से आपका एक स्वस्थ समाज के गठन में, लोकतंत्र के निर्माण और सामाजिक जो स्थिरता है उसमें कहीं ना कहीं सहायता मिलती है। विकास जो मानव विकास है प्रतिमान में आपका संपूर्ण समाज आता है और न कि केवल एक अर्थव्यवस्था। अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत आपका राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि आर्थिक कारकों को। तो एक मानव विकास पहले लिख लीजिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट हेडिंग डाल के एक छोटी सी लाइन लिख लीजिएगा। मानव विकास लिखिएगा। मानव विकास प्रतिमान में संपूर्ण समाज आता है। मानव विकास प्रतिमान में संपूर्ण समाज आता है। मानव विकास प्रतिमान में संपूर्ण समाज आता है, ना कि केवल अर्थव्यवस्था, ना कि केवल अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों को उतना ही महत्व दिया जाता है। सामाजिक कारकों को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि आर्थिक कारकों को। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब HDI के बारे में, मतलब मानव विकास सूचकांक के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने 1990 में प्रकाशित अपनी पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR में मानव विकास सूचकांक की संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो मानव विकास सूचकांक जो है वो आपका मानव विकास की एक माप है, और मानव विकास सूचकांक किसी भी देश के मानव विकास के संदर्भ में 3 मूलभूत आयामों को माप करता है, जैसे एक स्वस्थ जीवन, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, ज्ञान की उपलब्धि मतलब नॉलेज, और एक अच्छा जीवन स्तर मतलब एक डिसेंट
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो मानव विकास सूचकांक को ज्ञात करने के लिए 3 आयामों के लिए आकलित जो सूचकांक है उसकी ज्यामिति माध्य ली जाती है। इसका मान जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। पता ही होगा किसी राष्ट्र के लिए यह मान जो है 0 या 1 के आसपास होना खराब स्थिति या फिर कम विकास का एक द्योतक है, जबकि 1 और 1 के आसपास का जो बेहतर स्थिति या फिर आपका उच्च व संतुलित विकास का द्योतक होता है। देखिए, मानव विकास सूचकांक के बारे में अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी द्वारा बताए गए 3 मानकों के आधार पर अर्थव्यवस्था को एक स्केल यानी 0.000 -1.000 के बीच उनके प्रदर्शन के आधार पर स्थान देता है और इन उपलब्धियों के आधार पर देश को मुख्य तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें आपका उच्च मानव विकास वाले देश हैं जिसका सूचकांक 0.800 से लेकर 1 होता है। मध्यम मानव विकास वाले देश हो गए जिसमें सूचकांक 0.500 से 0.799 अंक होता है। और वहीं पे अगर निम्न मानव विकास वाले देश के बारे में बात की जाए तो सूचकांक में 0.000 से 0.499 अंक तक होता है। अब मानव विकास सूचकांक एक हेडिंग डालिएगा, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें लिखिएगा। फिर से रिपीट कर देता हूं इस चीज को। जो मानव विकास सूचकांक है, जितने भी आप इंडेक्सेस अभी पढ़े हैं और आगे पढ़ेंगे, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर किसी एक को निकाल दिया जाए तो वो मानव विकास सूचकांक ही होता है। लिखिएगा मानव विकास सूचकांक, और इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ब्रैकेट में HDI भी लिख लीजिएगा, क्योंकि तीनों तरीके से ये पूछा जाता है। HDI भी लिख लीजिएगा। लिखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी ने 1990 में प्रकाशित अपनी पहली HDR में, HDR मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अपनी पहली HDR में मानव विकास की संकल्पना प्रस्तुत की थी। मानव विकास की संकल्पना प्रस्तुत की थी। मानव विकास को मापने के 3 आयाम होते हैं। मानव विकास को मापने के 3 आयाम होते हैं। लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान की उपलब्धि, और थर्ड है एक अच्छा जीवन स्तर, अब हम लोग बात करेंगे वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के बारे में, 2017 ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में। तो वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के बारे में हम लोग बात करें तो विश्व आर्थिक मंच मतलब WEF द्वारा वैश्विक मानव पूंजी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। और मानव पूंजी सूचकांक में किसी देश को संपूर्ण मानव जो आपका पूंजी क्षमताओं का अध्ययन है वो आपका 4 भिन्न आयामों पर डिसाइड किया जाता है। एक क्षमता हो गई कैपेसिटी, नियुक्ति नियोजन मतलब डेवलपमेंट, विकास मतलब डेवलपमेंट, तथा ज्ञान मतलब नो हाउ के आधार पर आपका 5 आयु वर्ग के लोगों तथा आपका 0 से 14 मतलब 15 से 24 और 25 से 54 और 55 से 64 और 65 वर्ग या उससे अधिक के लिए किया जाता है। इसमें सिर्फ आपको इतना जानना है कि आपका ये रिलीज किसके किया जाता है। लिखिएगा एक हेडिंग सी डालिएगा, वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक। वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक
इसमें सिर्फ इतना लिख लीजिएगा, ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा रिलीज की जाती है। ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा रिलीज की जाती है। अब बात करेंगे वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में। तो वैश्विक शांति सूचकांक में आपका 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों के आधार पर विश्व के देशों की शांति के स्तर का आकलन किया जाता है, और इन संकेतों को समाज में सुरक्षा और संरक्षा का जो स्तर है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का जो विस्तार है, और सैन्यीकरण की जो स्थिति है, जैसे 3 विस्तृत विषयों के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तो वैश्विक शांति सूचकांक जो है, इसके बारे में हेडिंग डालिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक, ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख लीजिएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स। वैश्विक शांति सूचकांक में 23 गुणात्मक और वैश्विक शांति सूचकांक में 23 गुणात्मक और मात्रात्मक वैश्विक शांति सूचकांक में 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों के आधार पर विश्व के देशों की शांति के स्तर का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल। तो ये है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसके नाम से आप जानते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में आपका स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव का जो मुद्दा है, हमेशा से ही एक विवाद का विषय रहा है। आज भारत में लगभग से 48% जो जनसंख्या है वो आपका स्त्रियों की है। फिर भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है और राजनीति में आपकी महिलाओं की भागीदारी जो है बहुत कम है। समाज में आपका महिलाओं के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है। भारत सरकार लगातार इस लैंगिक जो अंतराल है इसको कम करने में, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। लिखिएगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है क्या, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मतलब LPG को अपनाने के बाद से ही भारत में जो औद्योगिक विकास है उसको एक नई दिशा सी प्राप्त हो गई। भारत में आपका तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए सरकार जो है लगातार निजी निवेश और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार ने औद्योगिक नीति और विदेशी व्यापार नीति को काफी उदार बनाया है। देखिए, जितना पहले ये आपका टाइट हुआ करता था, बोल सकते हैं एक शब्द में, उतना ही इसको लचीला बना दिया गया है। मतलब आराम से निवेश किया जा सकता है, विदेशी व्यापार मतलब उनको
एक लुभावने तरीके से बातें की जा सकती है कि लुभाएगा, जो आपको आपके जो भी बनाई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम, तो उनको लुभाती हैं, इस तरह से बनाई ही जाती हैं। तो भारत में आपका विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए काफी छूटें और रियायतें भी प्रदान की गई हैं। सरकार ने अनेक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो सीमा है उसमें लगातार वृद्धि भी की है। भारत सरकार अनेक कार्यक्रम है, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के द्वारा भारत में जो औद्योगिकरण की दर है उसको बढ़ाकर तीव्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना चाहती है। सरकार अनेक कार्यक्रमों के तहत उद्यमियों को वित्त और ऋण प्रदान कर रही है, जिससे ज्यादा उद्योगों की स्थापना हो सके, लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो सके। ये रहा आपका कारोबार सुगमता सूचकांक, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। इसके बारे में अक्सर ही पूछा जाता है। वैसे तो इसके बारे में आपको सिर्फ एक शब्द लिखना है, हेडिंग डालिएगा कारोबार सुगमता सूचकांक, कारोबार सुगमता सूचकांक, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा मतलब WIPO की स्थापना जो है 1967 में स्टॉकहोम में हस्ताक्षरित जो आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संधि है उसके फलस्वरूप हुई थी। इसके बाद यह संधि जो है वो आपका 1970 में लागू हुई। वैश्विक जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है इसका मुख्यालय करीब जिनेवा में है, जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है वर्ष 1974 में संयुक्त राष्ट्र का एक अभिष्ट अभिकरण बन गया। इसके बारे में सिर्फ इतना ही लिखिएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2000, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हेडिंग डालिएगा। अब लिखिएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में 1967 में स्टॉकहोम में हस्ताक्षरित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संधि के, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संधि के फलस्वरूप हुई थी। अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, मतलब आर्थिक विकास विहीन आर्थिक जो समृद्धि है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या एग्जैक्टली। तो विश्व की जो अनेक अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें ऐसा भी संभव हो सकता है कि यहाँ केवल आर्थिक समृद्धि ही आपका परिलक्षित हो, या फिर आर्थिक विकास का स्तर जो है बहुत कम, अर्थात अर्थव्यवस्था में आपका सकल घरेलू उत्पाद में तो वृद्धि हो रही हो लेकिन वहां के नागरिकों के जीवन स्तर में कोई भी सुधार नहीं हो रहा। बहुत बार ऐसा देखा गया है। आर्थिक विकास विहीन जो आर्थिक समृद्धि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक बनकर देश के समावेशी विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। जैसे अगर बात की जाए तो असमानता इसमें नंबर 1 पे आता है। ऐसा भी हो सकता है कि तीव्र जो आर्थिक समृद्धि है केवल उच्च वर्ग के कुछ प्रतिशत लोगों को ही लाभ पहुंचाए और अन्य वर्ग जो है उससे कहीं ना कहीं वंचित रह जाए, जिससे आपका विभिन्न प्रकार की जो असमानताएं हैं उसमें वृद्धि हो। जैसे आपका क्षेत्रीय असमानता हो गई, राष्ट्रीय असमानता हो गई, सामाजिक आर्थिक असमानता हो गई। उदाहरण स्वरूप अगर बात की जाए, यदि कोई भी देश तेल का उत्पादन कर रहा है और तेल के कुओं और कंपनियों पर कुछ ही लोगों का अधिकार है, तो सकल घरेलू उत्पाद तो बढ़ रहा है लगातार, लेकिन उसका लाभ कुछ ही नागरिकों तक सीमित तो हो पा रहा है। ये आप जब आप इसका एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं तो ये चीजें थोड़ी सी और समझ में आती हैं। जैसे असमानता हम लोगों ने बात की, तो जब आप लिखोगे तो थोड़ी सी असमानता के बारे में लिख के उसके बाद एक एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज आप डाल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में। लिखने की आवश्यकता नहीं है।
आज विश्व का जो प्रत्येक देश है वो आपका तीव्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की होड़ में कहीं ना कहीं लगा हुआ है और इसके लिए पर्यावरण को भी अनदेखा किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य समस्याएं और जलवायु संबंधित जो अनेक समस्याएं हैं उत्पन्न हो रही हैं। इसके कारण भविष्य में लोगों के जो स्वस्थ जीवन स्तर है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी और ये आपका लगातार देखा ही जा रहा है। मेट्रो सिटीज लगभग से जो भी आ रही हैं तो वहां पे ये पर्यावरणीय समस्याएं जो है वो लगातार इंक्रीज कर रही हैं और उसमें अव्वल दर्जे पे नंबर 1 पे जो है वो आपका दिल्ली ही है। अब हम लोग बात करेंगे भ्रष्टाचार के बारे में। तो ऐसा भी हो सकता है कि तीव्र आर्थिक समृद्धि तो हो रही है लेकिन भ्रष्टाचार इतने बड़े स्तर पर हो कि कुछ ही लोगों के पास धन का संकेंद्रण हो जाए। मतलब कुछ ही ऐसे लोग हों जिनके पास अधिक धन हो, बाकी लोगों के पास थोड़ा थोड़ा सा हो या फिर जीवन निर्वाह ही चल रहा हो। इस प्रकार जो आर्थिक असमानता है वो बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में काले धन की समस्या और मुद्रा की जो आपूर्ति की समस्या है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न हो सकती हैं। अब बात करेंगे अर्थव्यवस्था में उत्पादन का बढ़ना और उपभोग का स्तर का गिरने के बारे में, स्थिर रहने के बारे में। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ा दिया जाता है जिससे कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो सके, लेकिन मांग और उपभोग में वृद्धि नहीं होती है। इससे आपका अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की जो अधिक आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं होती है और कम मांग के कारण वस्तुओं की जो कीमत है वो कम हो जाती है। इस स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि अर्थव्यवस्था में लोगों के जीवन स्तर में कहीं ना कहीं सुधार हो। अब सैन्य खर्चे के बारे में बात करें तो सैन्य खर्चे में भी वृद्धि होती है। आज कई देश अपने देश की सुरक्षा के लिए सैन्य खर्चे को बढ़ाते हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा प्रतीत होता है। जिससे कि अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो कहीं ना कहीं बड़ा होता है, प्रतीत होता है ऐसा। और ऐसे देश इस खर्च को वहां पर बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करने में नहीं लगाते, वो अपनी सैन्य खर्चों में लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है उत्तर कोरिया। तो वहां पे आपका सैन्य खर्चे में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा पर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा है। तो इससे भी लोगों के जीवन स्तर में काफी कमी आई है और वहां के जीवन स्तर में ऑब्वियस सी बात है कमी दिखाई ही पड़ती है आपको। उत्तर कोरिया की स्पेशली बात की जा रही है। अगर जब आप उदाहरण पे डालोगे ऐसे सैन्य खर्चे में वृद्धि के बारे में, तो वहां पे अगर आप उत्तर कोरिया को कोड करते हो, डिकोड करते हो, तो वहां पे हो सकता है कि मार्किंग आपको बेहतर मिले क्योंकि सैन्य खर्चे में ये हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखते हैं। मतलब जिनकी स्थिति और अच्छी नहीं है शिक्षा में, चाहे वो चाहे स्वास्थ्य में हो। देखिए बाकी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो विकसित कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे अगर आप सैन्य खर्चों में वृद्धि कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है क्योंकि आप उसी आधार पर आप स्वास्थ्य में भी करते हो और आप शिक्षा में भी करते हो। तो दोनों चीज़ों में लगातार वृद्धि करते चले जा रहे हो, तो सैन्य खर्चे में भी अगर वृद्धि कर दी है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडिया में भी आपका सैन्य खर्चे में बहुत वृद्धि होती है लेकिन जो स्वास्थ्य है और शिक्षा है वो कहीं ना कहीं नीचे नहीं है इतना ज़्यादा कि स्थिति बेकार हो या फिर आपका ऐसा हो कि खराब हो जाएगी। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपका चल रही हैं। अब अनेक सामाजिक जो समस्याएं हैं और उनको कुरीतियों को बढ़ावा देना है, जैसे धन का संकेंद्रण जब मुट्ठी भर लोगों के हाथ में हो जाता है तो वंचित वर्ग एक अभाव की जिंदगी जीने पर ऑब्वियस सी बात है मजबूर हो जाएगा। इस प्रकार समाज में अनेक प्रकार की जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। वंचित वर्ग में आपका कुंठा और मानसिक जो तनाव है वह कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है जिसके फलस्वरूप कई प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनकी प्रवृत्ति जन्म लेता है। तब लोगों के दिमाग में इस तरह की प्रवृत्तियां भी जन्म ले लेती हैं कि अगले के पास इतना सारा पैसा। कभी एक बार एक स्टेटमेंट आया था रिसेंट में ही, तो उसमें एक चीज़ बताई गई थी कि एशिया का सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास है। अभी नाम तो नहीं ले रहा लेकिन पूरे एशिया में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पैसा इन लोगों के पास है। अगर 10 लोग शायद ऐसे निकाल के दिया गया था कि पूरे एशिया का पैसा मिला दिया जाए और इनका पैसा मिला दिया जाए तब भी आपका इनका ही ज़्यादा है। इस टाइप से एक स्टेटमेंट आया था, तो काफ़ी ज़्यादा बोला जा सकता है। तो इससे आपका सामाजिक जो कुरीतियां हैं वो भी बढ़ती हैं। व्यक्तियों के मन में ये द्वेष भी आता है कि हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है और हम इनसे छीन ही लें।